प्रोसेस है ये सिंपल This call is now being recorded. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के बेसिस पे गैसियस एक्सचेंज होता है। एंड ये जो गैसियस एक्सचेंज है सिंपल डिफ्यूजन का, ये मेनली प्रेशर ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है। प्रेशर ग्रेडियंट इज द डिफरेंस इन द प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड। ओके, तो प्रेशर ग्रेडियंट और सिंपल डिफ्यूजन पे गैसियस एक्सचेंज मेजरली डिपेंड करता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को? विल सी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अ गैस हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी विल डिफ्यूज फास्टर देन द अदर। A gas having higher solubility will diffuse faster। जैसे CO2 का डिफ्यूजन पावर ऑक्सीजन से ज़्यादा है 25 टाइम्स, तो 25 टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूज होगा across the membrane। तो a gas having higher solubility will diffuse faster than the other। Example, CO2 has higher solubility than O2 about 20 to 25x, and carbon monoxide has 300 to 400x than O2। तो अगर मान लो आपके पास तीन गैस हैं एल्वोलाई के अंदर, O2 है, CO2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, और इन दोनों से बहुत कम रहेगा ऑक्सीजन का। तो पहला फैक्टर था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सेकेंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। उस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है? नाउ टू एक्सप्लेन पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस में से एक गैस का प्रेशर अमॉन्ग द मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे अगर मेरे पास दो गैस है, मान लो ऑक्सीजन और CO2, तो दोनों का टोटल मान लो 1 लीटर है। उस 1 लीटर में से ऑक्सीजन का अगर मेरे को निकालना हो पार्शियल प्रेशर, मान लो ऑक्सीजन 400 ml है, तो 400 ml अपॉन 1000 ये मुझे पार्शियल प्रेशर दे देगा ऑक्सीजन का। ओके, तो सेकंड फैक्टर है पार्शियल प्रेशर। थर्ड है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कितना थिक है एल्वुलाई का, वो मैटर करता है सॉल्युबिलिटी फैक्टर पे। तो मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? अब हमें पता है ये हमारा एल्वुलाई है, दिस इज आवर लंग्स एल्वुलाई। ओके, दिस इज द एल्वुलाई। और एल्वुलाई के अंदर दो टाइप्स के सेल होते हैं। ओके, एल्वुलाई के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है फ्लैट स्क्वैमस सेल्स, ओके। एक होता है फ्लैट, ये आपको दिख रहे होंगे, दिस वन, जिसको हमने न्यूमोसाइट्स 1 बोले हैं। ओके, न्यूमोसाइट 1। और दूसरा होता है थोड़े से बड़े और क्यूबॉइडल न्यूमोसाइट 2। ये आप देख सकते हो, दो टाइप के सेल्स हैं, न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2। नाउ न्यूमोसाइट 1 जो है वो स्क्वैमस से बना है, तो मेन गैसियस एक्सचेंज में वही काम आता है। जबकि न्यूमोसाइट 2 एक सर्फेक्टेंट रिलीज करता है जिसका नाम है लेसिटिन, जो फ्रिक्शन अवॉइड करता है। फ्रिक्शन के बिना गैसेस एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले एटमॉस्फेयर और लंग्स की एयर से, ये मेन फंक्शन होता है लेसिटिन या सर्फेक्टेंट का। ओके, तो ये एल्वोला है। एल्वोला आपको पता है ऐसा होता है, तो हमने एल्वोला को यहाँ पे ड्रॉ किया ब्रॉड में, और उसके बाजू से एक कैपिलरी जाती है, एल्वोलर कैपिलरी। ठीक है, तो अब क्या होता है, एल्वोला के अंदर स्क्वामस एपिथेलियम है और उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन बाहर की तरफ रहेगा, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से निकाली है, पर यहाँ आपके लिए मैं ब्लू से निकाल देता हूँ, दिस वन। हर एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये ब्लू वाली। और फिर कैपिलरी के अंदर एपिथेलियम अंदर से लाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे ये रही, और इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन ये ब्लैक कलर में बाहर पड़ी है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो लेयर हो गई, दोनों एक ही जगह आ रही है, ये कॉमन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन बेसमेंट। तो कॉमन बेसमेंट एरिया हो गया, सबसे पहले 3 लेयर से बन गया। पहला क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम लेयर ऑफ एल्वोलाई। सेकेंड है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि कॉमनली शेयर हो रही है। और तीसरी है एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलर ब्लड कैपिलरी। तो
इसमें से दो सेलुलर लेयर हैं, एक एल्वेओलाई का और एक ब्लड कैपिलरी, इसमें लिविंग सेल्स है, जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर नॉन लिविंग मटेरियल। तो वो नॉन सेलुलर मटेरियल है या लेयर है, तो दो सेलुलर लेयर है और एक नॉन सेलुलर लेयर, टोटल 3 लेयर से बना है हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 सेल्स हैं, एक है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, सेकंड है बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब एयर जब अंदर आता है तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वो एल्वोलाई से कहाँ चला जाता है, ब्लड में, और ब्लड में CO2 ज्यादा होता है, वो कहाँ चला जाता है, एल्वोलाई में। ओके, दिस इज डिफ्यूजन। अब मैं आपको एक बार डिफ्यूजन का यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ। एल्वुला के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है वो होता है 104, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40। ओके, और ब्लड के अंदर CO2 का होता है 45 पार्शियल प्रेशर और O2 का होता है 40। तो जो गैस जहां ज्यादा होगी वो उसको एक्सचेंज कर लेगी। तो देखो O2 का 104 है, इसका 40 है, यहाँ पे CO2 ज्यादा है ब्लड के अंदर और O2 कम है, तो आराम से डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहाँ जाती है, हाई से लो की तरफ, टुवर्ड्स हाई क्वांटिटी टू लो क्वांटिटी। ये O इस साइड आ जाएगा क्योंकि इधर कमी है, और जो उसका CO2 है वो इधर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ओके, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है तो वो ऐसा एक्सचेंज हो जाएगा। कोई डाउट? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये था गैसियस एक्सचेंज। नाउ डिफ्यूजन ऑफ गैस ऑकर्स वाया 3 मेम्ब्रेन, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। पहला एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, फिर कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दोनों एपिथेलियम से बना है, और तीसरा एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। एल्वोलाई हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, पहला निमोसाइट 1 जो कि स्क्वैमस है, और दूसरा है निमोसाइट 2 जो कि सरफेक्टेंट रिलीज करता है, लेसिटिन। ओके ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब गैसेस ब्लड के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है वो देखेंगे अपन। नाउ फॉर ऑक्सीजन O2 ट्रेवल्स बाय 2 पाथवे। ऑक्सीजन 2 पाथवे से ट्रेवल करता है, वाया हीमोग्लोबिन एंड एस डिजॉल्व गैस इन प्लाज्मा। वाया हीमोग्लोबिन में 97% है एस HbO2 and as dissolved gas in plasma 3%. The capacity of hemoglobin to combine with O2 is 1.34 मिलीलीटर पर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन से 1.34 ml पर ग्राम से ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो हमें पता है HB हमारे ब्लड में नॉर्मली 10 to 14 होता है, तो हमने एवरेज 12 ले लें और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा पर 100 ml में 1.34 इंटू 15 कर दिया, 12 to 16 होता है सॉरी हीमोग्लोबिन, तो हमने एवरेज लिया 15, तो कितना आ जाएगा 19.5 ml, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 ml। तो हर 100 ml के ब्लड में 12 से 16 ग्राम का हीमोग्लोबिन होता है, और एक हीमोग्लोबिन 1.34 ml का ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 100, अगर एक 1.34 करता है तो हमारे पास 15 ग्राम पर डेसीलीटर का हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml पे। तो एक अगर 1.34 तो 15 कितना कैरी करेगा, 20 ml का ब्लड लगभग कैरी करेगा। तो हर 100 ml का ब्लड जिसके अंदर 16 ग्राम की पर पर 100 ml हीमोग्लोबिन बैठा है, वो हीमोग्लोबिन 20 ml ऑफ ब्लड को कैरी करेगा। ओके, ये पॉइंट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि कितना वो टिश्यूज को देगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, O2 लेवल्स फॉल्स टू अबाउट 4.4 ml पर 100 ml, दैट इज 15 ml 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब वो थोड़ा और कम हो जाता है,
4.4 ml पर 100 ml हो जाता है और 15 ml नॉर्मली ट्रांसफर होता है, मतलब ज़्यादा ब्लड में होने की जगह टिश्यू में जाता है। तो हीमोग्लोबिन से 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि गैस के फॉर्म में डिजॉल्व होकर प्लाज्मा में वो 3% होता है। ओके, एंड हीमोग्लोबिन से 97%। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, HbO2। ओके, तो हीमोग्लोबिन के साथ वो 97% जाता है, 3% जाता है डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू। जबकि CO2 का अलग है, वो प्लाज्मा से 7% जाता है, जबकि ऑक्सीजन 3% जा रहा था। एंड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मेजरली जा रहा था 97%, और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है 22 to 27%। ओके, 22 to 27%। ये काफ़ी कम पार्ट है, बट ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ बाइंड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, HbCO2। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत बोलना, वो विद रिस्पेक्ट टू हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, HbO2। और मेजरली CO2 जो है ब्लड में वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में है, HCO3-, आप क्लियरली वहाँ पे देख सकते हैं। HCO3- के फॉर्म में सबसे ज़्यादा वो ट्रैवल करता है। HCO3- से वो 17% ट्रैवल करता है। सबसे पहले प्लाज्मा से 7%, हीमोग्लोबिन के साथ 22 to 27%, एंड बाइकार्बोनेट के साथ 70%। ओके, अब टिश्यू लेवल पे क्या होता है, एल्वोलाई लेवल पे तो हमने यहाँ देख लिया, ये एल्वोलाई लेवल पे था कि एल्वोलाई से ब्लड में कैसे आता है। अब हम देखेंगे कि ब्लड से कैसे वो टिश्यू के अंदर जाता है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक टिश्यू है। ओके, ये एक टिश्यू है। टिश्यू के अंदर CO2 जो होता है, पहले वो सबसे ज़्यादा CO2 कहाँ बनता है टिश्यू के अंदर, तो ये जो CO2 बना है इसमें से 22% हीमोग्लोबिन के साथ चले गए और 7% प्लाज्मा। ये देखो, ये रहे दोनों। ठीक है, बट हमें पता है इसका मेजर पार्ट बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाता है। तो रेस्ट 70% CO2 जो टिश्यू बनाता है वो सीधा ब्लड के अंदर आता है, और उसमें RBC के सरफेस पे जाके वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O के साथ, अंडर द गाइडेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये Ca का मतलब होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एक एंजाइम है। अंडर द गाइडेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इट फॉर्म्स H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ओके, CO2 प्लस H2O अंडर द गाइडेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3। एंड हमें पता है ब्लड का pH होता है 7.2 to 7.6। तो दिस इज अल्कलाइन pH। और H2CO3 एक एसिड है, तो एसिड बनने की वजह से ब्लड का pH शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो तुरंत ही वो जो एसिड है उसको तोड़ दिया जाता है ब्लड में, अंडर द गाइडेंस ऑफ अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस, किसमें, H+ और HCO3-। H+ और HCO3-। अब जो HCO3 है वो क्या करता है, सीधा बाहर आ जाता है। बाहर आते ही बाहर फ्लूइड है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा से NaCl जो रहता है उसको तोड़ देता है Na+Cl- में, और Na के साथ बाइंड करके बनाता है NaHCO3। और ये सीधा कहाँ ट्रैवल करने निकल जाता है, एल्वोलाई की तरफ। कहाँ पे निकल जाता है, सीधा जाता है एल्वोलाई की तरफ। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो HCO3 अंदर बना वो बाहर आया, बाहर उसने NaCl को डिसोसिएट किया, उसमें Na के साथ बॉन्ड करके बाइकार्बोनेट बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड इट ट्रेवल्स इन द एल्वोलाई। डन। नाउ अंडर नॉर्मल कंडीशन 5 ml ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड पर 100 ml। तो ये जो हमने देखा, ऑक्सीजन जो है यहाँ से कैसे आएगा, उसके बाद देखो जैसे ही H+ आयन बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ टूट जाता है और ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ ब्लड से टिश्यू में कितना आता है, 5 ml आता है अगर 100 ml का ब्लड हो, जबकि CO2 कितना ब्लड में जाता है हर 100 ml पे, 4 ml। ओके, तो ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो शिफ्ट हुआ है
अब इसमें जो क्लोराइड है जो Na+ के साथ था, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ H+ आयंस। उस H+ आयंस की वजह से एसिडिक नेचर ब्लड में बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए क्लोरीन अंदर जाता है आरबीसी के सरफेस पे। इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये फिनोमेना हमेशा टिश्यू लेवल पे होता है, ये याद रखना है। नीट में क्वेश्चन आता है कौन से लेवल पे होता है। इट इट इज ऑब्जर्व्ड इन एट टिश्यू लेवल। और इस फेनोमेना को हम क्लोराइड शिफ्ट के साथ साथ हैमबर्गर फेनोमेना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमबर्गर फेनोमेना। इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं। CO2 जो है 30% कैसे ट्रेवल करता है? 7% प्लाज्मा से और 23% हीमोग्लोबिन के साथ। तो 30% ऑफ CO2 चला गया, रेस्ट 70% जो CO2 है ब्लड के अंदर आता है। एंड विद द हेल्प ऑफ H2O इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड अंडर द गाइडेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जो H2CO3 बना है वो डिसोसिएट हो जाता है Ca के प्रेजेंट में, अगेन H+ एंड HCO3-। अब ये जो H+ है ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके HHbO2 बनाता है। एंड जो सॉरी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच रहता है, पर जैसे ही H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है O2 डिसोसिएट हो जाता है और वो टिश्यू के अंदर जाता है। वेरएस जो बाइकार्बोनेट आयन था वो बाहर आता है, NaCl को तोड़ के Na के साथ बॉन्ड बना के एल्वोला की तरफ ट्रैवल कर देता है। ओके, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। क्यों? क्योंकि बाहर का जो क्लोराइड है वो अंदर के H+ को न्यूट्रल करने के लिए, H+ का एसिडिक नेचर हो गया तो Cl- उसको न्यूट्रल करने के लिए अंदर आता है। दिस shift is called chloride shift and it occurs at the level of tissue. Okay, done. तो याद रखना पड़ेगा आपको तीन चीज कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता है। उस 20 ml में से टिश्यू को कितना मिलता है? हर 100 ml में 5 ml। और टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड कितना ब्लड में आता है हर 100 ml पे? 4 ml। तो तीन वैल्यू हो गई। 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू में जाता है, टोटल ब्लड में 20 ml ट्रेवल करता है ऑक्सीजन। CO2 हर 100 ml पे, टिश्यू हर 100 ml ऑफ ब्लड पे 4 ml का CO2 वो एक्सर्ट करता है। ये जो फिनोमेना हमने देखा CO2, ये हर 100 ml ब्लड पे कितना जाता है? 4 ml। अब देखो यहाँ पे तो क्या हुआ? क्लोराइड शिफ्ट। यहाँ पे CO2 अंदर गया एल्वोला के पास। जब ये ब्लड यहाँ पहुंचेगा, ये वाला यहाँ पे जब ब्लड पहुंचेगा तो उसको CO2 गैस को बाहर निकालना है। CO2 गैस को बाहर निकालना है, पर हमारे पास अभी गैस जो है CO2 वो आयन बन के बैठा है, इनऑर्गेनिक आयन। तो जैसे ही एल्वोला के पास पहुंचता है CO2, जो तुम्हारा बाइकार्बोनेट है वो फिर से टूट जाता है Na+ एंड HCO3-। HCO3- फिर से अंदर आता है। HCO3- जो अंदर H+ था उसके साथ फिर से बॉन्ड करके H2CO3 बनाता है। एंड H2CO3 फिर से टूट जाता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2O और CO2 के फॉर्म में। अब CO2 एक गैस बन गया और यही गैस बाहर निकल जाता है, डिफ्यूज। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। और जो क्लोरीन अंदर आया था वो बाहर की तरफ चले जाता है और Na के साथ बॉन्ड करके NaCl बना लेता है। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये आप देखोगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट है। मैं दोनों को एक फ्रेम में लाता हूँ, इसका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे क्लोरीन अंदर गया, बाइकार्बोनेट बाहर आया, ये टिश्यू लेवल पे हुआ। और यहाँ पे बाइकार्बोनेट अंदर आया, क्लोरीन बाहर गया ताकि CO2 बन के एल्वोला में जा सके। This phenomena is called as reverse chloride shift. Okay, this phenomena is called as reverse chloride shift। और reverse chloride shift alveoli लेवल पे दिखता है। ओके, alveoli मतलब एट द लेवल ऑफ लंग्स, जबकि रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना टिश्यू लेवल पे दिखता है, जब टिश्यू से CO2 ब्लड में जा रहा है और यहाँ पे जब ब्लड से एल्वोलाई की तरफ जा रहा है। प्लीज डू रिमेम्बर, ये नीट का क्वेश्चन होता है। ओके, तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट और क्लोराइड शिफ्ट हमने देखा। अब हम बोर्स के डिसोसिएशन कर्व पे जाएंगे। नीट में इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। बोर ने एक थ्योरी दी कि कभी भी ऑक्सीजन एल्वोलाई लेवल पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग बहुत ज़्यादा रहती है, बट टिश्यू लेवल पे CO2 की बाइंडिंग ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर टिश्यू के पास जाता है। तो ये कैसे होता है? तो उसके लिए उन्होंने एक ग्राफ दिया था जिसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व को हमने एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। वाई एक्सिस पे हमने लिया परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन
एंड एक्स एक्सिस पे हमने ऑक्सीजन के सैचुरेशन को प्लॉट किया। अब क्या हुआ, हमें एक एस शेप का कर्व मिला। आप देख रहे होगे, मैं इसको रेड से ड्रॉ करूँ, दिस वन। ये आइडियल है, ओके। ये आइडियल हमें मिला, दिस वन। नॉट हैपन इज कि ये नॉर्मल केस है। मतलब यूजुअली क्या होगा, ऑक्सीजन एल्वेलाई की तरफ अट्रैक्ट होगा और टिश्यू की तरफ डिसोसिएट होगा। पर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उतनी अच्छे से कैरी नहीं करते हैं जितना वो आइडियल डेज में करते हैं। वहीं आप रेगिस्तान में चले जाओ जहाँ टेम्परेचर हाई है, वहाँ पे भी टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो जाती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं हम देखेंगे जिसकी वजह से ये कर्व चेंज होते रहता है। बेसिकली ये कर्व बताएगा कहाँ पे बाइंडिंग ज्यादा होगी, कहाँ बाइंडिंग कम होगी। तो जो मैंने रेड वाली लाइन बनाई है उसके पीछे की तरफ गई। अब आप देख पा रहे होंगे दो स्ट्रक्चर है। इस कर्व रेड वाली लाइन के पीछे लेफ्ट रीजन है और इसके जस्ट बाजू में राइट रीजन है, ओके। तो अगर कर्व, ये मेन कर्व है जो रेड वाली है, अगर कर्व इस लाइन से जहां पे वो नॉर्मली है, जिसको मैंने सिग्मोइड लिखा है, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, अगर वो उसके राइट साइड की तरफ झुकती है कर्व, इसका मतलब CO2 की एफिनिटी हीमोग्लोबिन में बढ़ गई है, वेरस ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कम हो गया, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ छूट गया है और CO2 के साथ बाइंड कर लिया है। अगर मैं राइट डिसोसिएशन की बात करूं तो उसका मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कर्व राइट साइड हमें दिख रहा है, किस कंडीशन में दिखेगा वो भी हम देखेंगे, पर अगर कर्व राइट साइड आएगी, मतलब नॉर्मल रेड वाली लाइन के नीचे की तरफ गई, इसका मतलब CO2 के साथ हीमोग्लोबिन ज्यादा बाइंड करेगा, वेरस O2 के साथ उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी और वो बाइंड कम करेगा। जबकि कर्व जब ऊपर की तरफ चली जाए, जबकि कर्व अगर ऊपर की तरफ चली जाए, मतलब ये वाली जो यहाँ पे ब्लू कलर में मैं अभी ड्रॉ करूंगा, दिस वन, ये जो कर्व है, अगर ये वाली कर्व रेड वाली के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट के साइड शिफ्ट हो जाए, दिस कर्व इंडिकेट्स कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से बढ़ गई है जबकि CO2 के साथ कम हो गई है। तो जो दो ही चीजें हैं, अगर लेफ्ट के साइड कर्व जा रहा है नॉर्मल से तो ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ रही है हीमोग्लोबिन के साथ, CO2 की कम हो रही है। वेयर एस अगर कर्व राइट हैंड साइड जा रहा है तो CO2 की एफिनिटी बढ़ रही है एंड ऑक्सीजन की कम हो रही है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना सैचुरेशन हुआ है, जिसको हम P50 वैल्यू बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है P50 वैल्यू। एंड P50 वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के एसोसिएशन के साथ। कहने का मतलब, जितना P50 वैल्यू ज्यादा उतना कर्व राइट में बनेगा, जितना P50 की वैल्यू कम उतना कर्व लेफ्ट साइड बनेगा। दिस कर्व डिपेंड्स ऑन बोर्स इफेक्ट। ये जो मैंने बातें बोली उसको बोर इफेक्ट बोला जाता है। बोर इफेक्ट क्या है, ओके, diffusion in partial pressure of CO2 and fall in pressure decreases oxygen affinity of the hemoglobin, thus raising the P50 value and vice versa. Okay, a rise in partial pressure of CO2 and fall in pH decreases oxygen affinity of hemoglobin, thus increasing the P50 value। और हमने क्या देखा, P50 वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कम बाइंड करेगा और CO2 से ज़्यादा करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो ऊपर दो कर्व दिखाए, लेफ्ट और राइट, उसके बेसिस पे एक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेफ्ट साइड प्रमोट करेंगे ग्राफ को, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो राइट साइड प्रमोट करेंगे ग्राफ को, वो देखेंगे। तो कर्व अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी तो उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं, और वही कर्व अगर राइट साइड शिफ्ट होगी तो हम उसको डिसोसिएशन बोलते हैं, ओके। शिफ्ट टू लेफ्ट इज एसोसिएशन एंड शिफ्ट टू राइट इज डिसएसोसिएशन। नाउ एसोसिएशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ा होना चाहिए और पीएच बढ़ा होना चाहिए। पीएच बढ़ा मतलब 7 के ऊपर होना चाहिए, 8 9 10 11 12। तो
CO2 बड़ा और pH बड़ा है तो उसमें हम बोलेंगे कर्व लेफ्ट के साइड शिफ्ट हो जाएगा। वेर एज अगर डिसोसिएशन कब बोलेंगे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे, डाई फॉस्फोग्लिसरेट या बाय फॉस्फोग्लिसरेट DPG या BPG बढ़ा रहे, ये ग्लाइकोजेनेसिस के टाइम प्रोड्यूस होता है, एंड टेम्परेचर जब बढ़ा रहे, ये चारों फैक्टर जो हैं वो क्या प्रमोट करेंगे, डिसोसिएशन। CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, BPG का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो आप कह सकते हो, मान लो आपके पास दो इंडिविजुअल हैं, राम और श्याम, एंड लेट सपोज राम जो है वो नॉर्मल है और शाम को फीवर हो गया है। तो दोनों में से किसका ग्राफ नॉर्मल होगा और किसका ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट करेगा? तो हमने क्या देखा, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहा तो ग्राफ राइट के साइड जाएगा। तो राम का ग्राफ रेड कलर वाली लाइन में दिखेगा, जबकि शाम का टूवर्ड्स राइट दिखेगा, बिकॉज उसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ है, उसको फीवर है, तो फीवर के केस में ग्राफ राइट साइड बनेगा। और अगर लेफ्ट की बात करें तो एल्वेओलाई में और छोटे बच्चों की आरबीसी में हमेशा लेफ्ट साइड ग्राफ रहता है। तो ये ग्राफ तीन उसमें केसेस में बनता है। एडल्ट में सिर्फ एल्वेओलाई में ये ग्राफ बनता है, और वेरस फीटल में हमेशा लेफ्ट साइड रहता है। और एडल्ट में राइट साइड ग्राफ ज़्यादा कब कब दिखेगा, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या होता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है और H प्लस आयन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्राफ राइट चले जाएगा। फीवर हो, वहाँ पे लिखा है इन्फेक्शन है, या हम पहाड़ी इलाके पे चले जाए, एल्टीट्यूड सिकनेस, जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, और जिसकी वजह से ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। तो ये जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो लिखे हैं, ये सारे डिसोसिएशन फैक्टर हैं या राइट साइड कर्व को शिफ्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, जबकि लेफ्ट साइड में दो ही फैक्टर है, एल्वोलाई और फीटल आरबीसी। ये दोनों फैक्टर जो है उसको प्रमोट करेंगे आगे की तरफ। ठीक है। तो बोर ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें दिया कि अगर बॉडी में कुछ कुछ चीजें हुई तो हमेशा ऑक्सीजन को फेवर नहीं मिलेगा, CO2 को फेवर मिलेगा, और अगर कुछ फैक्टर्स एसोसिएशन के रहे, मतलब जब ऑक्सीजन को सपोर्ट मिलेगा, देन इट विल सपोर्ट लेफ्ट हैंड शिफ्ट। और वो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए हैं, यू कैन क्लियरली सी दैट। शिफ्ट टू लेफ्ट होना मतलब ऑक्सीजन का एसोसिएशन होना हीमोग्लोबिन के साथ, ओके, हीमोग्लोबिन के साथ। एंड शिफ्ट टू राइट मतलब हीमोग्लोबिन के साथ उसका एसोसिएशन खत्म हो जाना, ओके। तो हमें पता है कब लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ा रहा है, जो कि एल्वेओलाई रीजन में होता है, या पीएच बढ़ा रहे हैं। जबकि राइट साइड कब शिफ्ट होगा, जब डिसोसिएशन होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा रहे, या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे, या BPG DPG बढ़ा रहे, या टेम्परेचर बढ़ा रहे, ओके। तो ये याद रखना, P50 वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन एफिनिटी। जितना P50 वैल्यू ज़्यादा उतना कर्व राइट साइड, जितना P50 वैल्यू कम उतना कर्व लेफ्ट साइड। अब नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड कर्व इज सीन इन फीटल ब्लड एंड एल्वोलाई ऑफ अडल्ट। क्यों? क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन में जो टर्शरी प्रोटीन होता है, सॉरी क्वाटरनरी प्रोटीन, वो हमारे में 2 अल्फा 2 बीटा होता है, एंड छोटे बच्चों में 2 अल्फा 2 गामा होता है। एंड गामा की एफिनिटी ऑक्सीजन को बाइंड करने की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो गामा है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को सैचुरेट कर पाता है, इसलिए वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है, जो कि यहाँ पे हमने देखा है। इसमें एक और लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ दिखाया है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, आपको दिख रहा होगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? इट इज अ हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल्स। तो जो मायोग्लोबिन है उसको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिल जाए तो वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, तो मसल्स का ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड रहता है, ये याद रखना है। और इस कर्व को हम बोलते हैं हाइपरबोला, ओके। The myoglobin curve is hyperbolic pattern because it gets saturated 100% at lower PO2 also. तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन वाला जो हीमोग्लोबिन है जो मसल्स के अंदर होते हैं वो हमेशा हाइपरबोलिक पाथवे शो करते हैं, जबकि जो ब्लड वाले हीमोग्लोबिन हैं वो हमेशा सिग्मोइड कर्व्स देते हैं। देखो ये रहा सिग्मोइड, जबकि मायोग्लोबिन कौन सा देता है? हाइपरबोला।
ये दोनों कर्व आपको नीट में पूछते हैं, ओके, एक हाइपरबोलिक और एक सिग्मॉइड। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कंट्रोल कैसे होता है? तो हमारे ब्रेन में, हाइंड ब्रेन का रीजन आपको पता है, हाइंड ब्रेन में दो पार्ट है, पॉन्स एंड मेडुला। ये रहा पॉन्स, दिस रीजन, दिस इज पॉन्स, ये पूरा रीजन इतना पॉन्स है, एंड दिस वन इज मेडुला ओब्लोंगेटा। आगे हम पढ़ेंगे ये सब न्यूरल में, बट अभी आपको इतना याद रखना है, वो पॉन्स है, वो मेडुला है, तो ये पूरा का पूरा मेडुला ओब्लोंगेटा है, ओके। ठीक है। अब पॉन्स के अंदर एक सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, आपको दिख भी रहा होगा, दिस वन न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और मेडुला में एक सेंटर है आरआरसी सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ओके। नाउ व्हाट हैपन, ये जो रेस्पिरेटरी रिजर्व सेंटर है, ये हमेशा इंस्पिरेशन को प्रमोट करना चाहता है, इंस्पिरेशन को प्रमोट करना चाहता है, और इंस्पिरेशन होने के लिए ये चाहता है कि हमेशा इंस्पिरेशन ही होता रहे, बट इंस्पिरेशन हमेशा हो नहीं पाता है, बिकॉज आरआरसी को ऊपर के पॉन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, हर थोड़ी देर पे निगेटिव फीडबैक देता है, ओके। हर थोड़ी देर पे क्या देता है? निगेटिव फीडबैक देता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, निगेटिव आया है साइन सीधा आरआरसी को, तो आरआरसी निगेटिव से इनहिबिट हो जाएगा, तो इंस्पिरेशन जो हो रहा था वो इनहिबिट हो जाता है। देखो हो क्या रहा था, आरआरसी यूजुअली क्या कर रहा था, आप देख रहे हो, पहले ये वाला डायग्राम देखो, आरआरसी यूजुअली क्या कर रहा था, इंस्पिरेशन करा रहा था। कैसे करा रहा था? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को कॉन्ट्रैक्ट करके। अब क्या होता है, हर 3 सेकंड के बाद आरआरसी को ऊपर से न्यूमोटैक्सिक सेंटर से निगेटिव फीडबैक आता है, तो वो अगले 3 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन नहीं कराता। और जब अगले 3 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन नहीं कराएगा, तो इनडायरेक्टली वो क्या प्रमोट कर रहा है? एक्सपिरेशन। तो हर 3 सेकंड के बाद एक्सपिरेशन बंद हो जाता है, फिर से इंस्पिरेशन शुरू हो जाता है आरआरसी के थ्रू। तो आरआरसी इंस्पिरेशन कराता है, पर आरआरसी के इंस्पिरेशन को हर 3 सेकंड के बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर रोक देता है, जिसकी वजह से अगले 3 या 4 सेकंड के लिए एक्सपिरेशन हो जाता है। तो एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, जबकि इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। देखो यहाँ पे नोट्स में हम लिखे हैं, आइडियली आरआरसी, आरआरसी कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। RRC stimulates diaphragm and external intercostal muscle to contract and cause inspiration. But after 0.2 seconds, it is inhibited by pneumotaxic center. Pneumotaxic center पॉन्स का है, वो उसको inhibit कर देता है to pause and lead to passive expiration. अगर वो पॉन्स ने आरआरसी को रोक दिया, तो इंस्पिरेशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से अपने आप खुद ब खुद एक्सपिरेशन हो जाएगा। नाउ ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन, एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो पॉन्स को इनहिबिट कर देता है, ताकि ज़्यादा डीप इंस्पिरेशन हो सके। ये वाला पार्ट आप मत पढ़ो, ये एक्स्ट्रा है। नाउ डीआरजी एंड वीआरजी, आरआरसी के पीछे दो स्पेशल न्यूक्लियस जोन है, आप देख पा रहे हो, डीआरजी एंड वीआरजी। Now, what is importance of them? DRG and VRG are special respiratory group of neuron which control inspiration and inspiration plus expiration control करते हैं। कीमोसेंसिटिव एरिया एक और एरिया है, आप ये देख पा रहे हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया, दिस वन, इसका नेमिंग यहाँ दिया है, कीमोसेंसिटिव एरिया। ये क्या करता है, अगर ब्लड के अंदर CO2 का प्रेशर बढ़ जाए, या ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए, या H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, तो आरआरसी को ब्रीदिंग रेट बढ़ाने का या एक्सपीरेशन रेट बढ़ाने का सिग्नल कीमोसेंसिटिव एरिया देता है। और ऐसे कीमोसेंसिटिव एरिया ब्रेन के साथ साथ हमारे अओर्टा में भी होते हैं और कैरोटिड आर्टरी में भी होते हैं, जो ब्रेन को बार बार बोलते हैं कि अगर CO2 ज़्यादा हो जाए तो आप डीप एक्सपीरेशन करो। इसलिए जब हम वी स्टार्ट रनिंग, तो हम थोड़ा दूर तक भागते हैं, उसके बाद हम थक जाते हैं और जोर जोर से सांस बाहर की तरफ लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज
कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हुआ जिसने आरआरसी को ज़्यादा एक्सपिरेशन कराने के लिए प्रमोट किया। ओके, तो कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेडुला ऑब्लोंगेटा डिटेक्ट्स हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 and H plus and regulates RRC to monitor it. Similar receptors are found in arch of aorta and carotid artery receptors. अब इसमें कुछ डिसीज हैं जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। अस्थमा है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है फॉरेन एंटीजेंस के थ्रू, जिससे ऊपर का जो गला है, लंग्स के ऊपर का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, वहाँ पे कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब हमें दिखता है। अस्थमा के अंदर सांस लेने की दिक्कत हो जाती है बिकॉज ब्रोंकस जो है वो छोटे हो जाते हैं और सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज कम हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स, ब्रोंकोडायलेटर्स या एड्रेनालिन या स्टेरॉइड्स हम यूज करते हैं। एम्फाइसीमा ये क्रोनिक डिसऑर्डर है जो जिसकी वजह से सांस लेने में या इनहेलेशन होने में दिक्कत होती है। इसका मेन फैक्टर है यूज सिगरेट स्मोकिंग, जो बहुत सालों से सिगरेट स्मोक कर रहा है ऐसे लोगों का एम्फाइसीमा हो जाता है। सिम्टम्स क्या होता है? वॉल्स डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है गैस एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट है सार्स। सार्स ही कोविड वायरस जो है वो सार्स फैमिली में ही आता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कॉजेटिव एजेंट इज कोरोना वायरस, सिम्टम्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एक्सरे शोज डैमेज ब्रोंक्यूल्स। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ये ऐसे लोगों में होता है जो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्बन या तो ग्लास या सिलिका या एस्बेस्टॉस, ये कुछ केमिकल्स हैं जो लंग्स में जाते हैं और धीरे धीरे लंग्स को डैमेज कर देते हैं। पीपल वर्किंग इन ग्लास और आउट अदर हजार्डस एक्टिविटी, जैसे कोई ग्लास की फैक्ट्री में, कोई कोयले की खान में काम कर रहा है, तो वो लोग छोटे छोटे टुकड़े कुछ पार्टिकल्स के रेस्पायर कर लेते हैं अंदर के साइड, जैसे एस्बेस्टॉस, सिलिका, जिसकी वजह से उनके वॉल्स डैमेज हो जाते हैं और वो सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, नेक्स्ट है एल्टीट्यूड सिकनेस। जैसे जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ते हो तो आपको धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऊपर की तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, और ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा? ग्राफ जो है बोर का वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा मतलब CO2 की एफिनिटी बढ़ गई। CO2 की एफिनिटी बढ़ गई मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो इस बीमारी को हम एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। और आखिरी डिसीज है कैसन्स डिसीज। जब भी हम लोग बहुत नीचे स्विमिंग कर रहे हैं या कोई लेक है या रिवर में हम बहुत नीचे तक गए हैं या ओशन के अंदर बहुत नीचे तक गए हैं, तो अचानक से बहुत जल्दी ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। इस बीमारी को कैसन्स डिसीज बोलते हैं। अ डाइवर गोइंग डीप इन द सी while coming to the land, if he dives faster, there is chances of mixture of nitrogenous gas with the lipid part ऑफ द ब्रेन एंड लीडिंग टू डेथ। ट्रीटमेंट क्या है? भले नीचे आप स्पीड में जाओ, ऊपर आते वक्त लैंड की तरफ काफी स्लोली आओ ताकि नाइट्रोजन का मिक्सिंग ना हो पाए। द डाइवर शुड अप्रोच इन द स्लो स्पीड टूवर्ड्स द लैंड। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो डिसबारिज्म डिसीज। कैसन्स डिसीज भी बोलते हैं और डिसबारिज्म भी बोलते हैं। ओके, फाइन। तो द चैप्टर एंड्स, एक बार आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।